कॉस्ट कटिंग कंपनी ने की है और इस हिसाब से हमें वो एक बात हो गई। अभी सस्पेंशन के बारे में अब बात करते हैं। ब्रेक इसका प्लस जो पॉइंट है वो है इस गाड़ी की माइलेज क्या है। आपने इतने मॉडिफिकेशंस किए जैसे कि एग्जॉस्ट के फिल्टर लगाया है। तो एक चीज बताना भूल गया है कि इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ। हेलो गाइस और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं अपनी बाइक के ऊपर आफ्टर 5 इयर्स और 80,000 किलोमीटर्स के बाद मैं ये रिव्यू करने वाला हूँ कि क्या फोर्ड है क्या फोर्ड है। इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। 5 साल मैंने इस गाड़ी के साथ कैसे बिताए हैं ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अपने NS 160 का रिव्यू आफ्टर 5 इयर्स एंड 80,000 किलोमीटर्स डन है इस गाड़ी को। और छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस के बारे में मैं बात करूं तो इसमें डाला है एक करापोविक का एग्जॉस्ट बैंड पाइप है और इसमें परफॉर्मेंस एयर फिल्टर भी डाला हुआ है, वो है KN फिल्टर। और इन 5 सालों में इस गाड़ी को मैंने सर्विसिंग किया है अराउंड 20 बार सर्विसिंग हो चुकी है, 20 से ज़्यादा ही आप बोल सकते हो। और मैंने इसके ऊपर राइड्स तो पता नहीं कितनी की है, लॉन्ग राइड्स भी बहुत ज़्यादा है और गोवा के अंदर छोटी मोटी राइड्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। इसके प्रोज देखेंगे, इसके कोन्स देखेंगे। 5 सालों में मुझे इस गाड़ी ने कितनी प्रॉब्लम्स दिए और कहाँ कहाँ मुझे ऐसा लगा कि ये गाड़ी यार बेहतर है या फिर इसमें कुछ और अपग्रेड किया जा सकता है। तो दोस्तों, मुझे ज़्यादातर ये पूछा जाता है जब मैं राइड पे जाता हूँ तो इस गाड़ी की माइलेज क्या है। आपने इतने मॉडिफिकेशंस किए जैसे कि एग्जॉस्ट के फिल्टर लगाया है, तो आपको माइलेज क्या मिलती है इस गाड़ी में हाईवे पे और सिटी राइड में। तो मैं आपको जेन्युइन रिव्यू देता हूँ इसके बारे में। आपको ये सब मॉडिफिकेशन करने के बाद कितनी माइलेज मिलती है। तो दोस्तों, मेरे को फिलहाल इस गाड़ी में माइलेज मिल रही है विथ अपग्रेड्स एग्जॉस्ट और कैनन फिल्टर के साथ, तो वो है 35 मैक्स टू मैक्स 35 किलोमीटर पर लीटर, क्योंकि हाईवे पे मिल रही है। अगर सिटी में बात करूँ तो ये एवरेज 30 के अंडर ही देती है। 30 किलोमीटर पर लीटर वो आपके राइडिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। आप जितना करते हो तो भाई, गाड़ी है मशीन है, पेट्रोल तो खाएगी ही खाएगी। अगर जितना आप ड्रिव करोगे रैप मारोगे तो उसमें पेट्रोल चला ही जाता है। वो एक बात है। जब मैंने गाड़ी स्टॉक की थी तो उस वक्त मुझे माइलेज मिल रही थी इसकी अराउंड 40+ माइलेज मिल रही थी। 40 मतलब 45 के आसपास मुझे माइलेज मिल रही थी उस वक्त जब मैंने स्टॉक खरीदी थी। लेकिन अभी माइलेज ड्रॉप बहुत हो गया है क्योंकि अपग्रेड किया है। और एक बात है, जैसे कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि मैंने टायर्स भी अपग्रेड किए हैं आगे के और पीछे के। तो जितना मोटा टायर उतनी कम माइलेज, तो ये भी उसमें कंसिडर होता है। और गाड़ी की एज है 5 साल और 80,000 किलोमीटर चली है, तो इस उस हिसाब से तो ये माइलेज तो यार अच्छी है। और इसकी सर्विसिंग कॉस्ट भी बहुत कम है, क्योंकि मैंने पिछले एक वीडियो में बताया आपको। सर्विस सेंटर में एक वीडियो है, मैं उसका लिंक इस कॉर्नर में ऊपर की तरफ दे दूंगा, वो आप चेक कर देना आई बटन में। वो एक बात हो गई। और इसके चेंज पॉकेट, अगर मैं बात करूँ दोस्तों चेंज पॉकेट, तो NS के सभी NS अभी 125 150 160 N 160 पूरी सीरीज में, NS की पूरी सीरीज में जो मेजर प्रॉब्लम जो है वो है चेन सेट। उसका चेन सेट का नॉइज आपको आएगा ही आएगा। सभी सीरीज में आप चेक कर सकते हो। और इसका चेन सेट भी बहुत जल्दी खराब होता है। एक्चुअली जल्दी खराब हो रहा है मेरा स्टॉक लेने के बाद। जो मेरा स्टॉक जो चेन पॉकेट था वो अराउंड 25,000 किलोमीटर चला था, जो कि यार बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों का तो 10,000 15,000 किलोमीटर भी नहीं चलता है, लेकिन मेरा जो स्टॉक चेंज पॉकेट था वो चला था 25,000 किलोमीटर अबाव। तो यार ये एक अच्छा प्रो है। लेकिन उसके बाद जितने भी मैंने चेंज पॉकेट चेंज किए, अब तक मैंने 3 बार चेंज पॉकेट चेंज किए, तो वो तीनों बाद में उतने चले नहीं। मे बी राइडिंग स्टाइल में भी डिपेंड करता है ये। इस गाड़ी में आती है 12.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी। BS4 2020 का मॉडल है ये। इसका रिजर्व जो है वो है 2 लीटर का है। तो उस हिसाब से आपको ये करना पड़ता है। इसका प्लस जो पॉइंट है वो है कार्बोरेटर इंजन है इसमें। फ्यूल पम्प
वो इंजेक्शन वाला सिस्टम है नहीं, तो कार्बोरेटर इंजन है, तो बहुत ही रिलायबल है और इसको आप कहीं पर भी सर्विसिंग कर सकते हो, कहीं पर भी इसको रिपेयर करवा सकते हो, क्योंकि कार्बोरेटर इंजन हर किसी को मालूम है। फ्यूल इंजेक्शन वाला में भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे सकते, लेकिन इसको आप कहीं पर भी रिपेयर करवा सकते हो। तो फिर ये एक प्लस पॉइंट है इस गाड़ी का। और मेजर प्लस पॉइंट में दोस्तों बोलूं तो वो है ये किक, जो कि अभी की गाड़ियों में आता नहीं है। और उस वक्त मुझे एक किक मिलती थी, अभी इसमें किक नहीं मिलती है, किक उन्होंने निकाल दी है F6 गाड़ियों में से। तो वो एक सर्दियों के दिनों में वो एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, आप किक मार के आराम से स्टार्ट कर सकते हो अपनी गाड़ी। तो अब जो अगला पॉइंट है वो है सस्पेंशन के बारे में। आगे वाला और पीछे वाला सस्पेंशन, दोनों सस्पेंशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पीछे जो आता है वो मोनो सस्पेंशन है, जो कि थोड़ा स्टीप है, लेकिन हाईवे पे थोड़ा मैनेज हो जाता है। लेकिन आप ऑफ रोड वगैरह करते हो तो ये बहुत स्टीप वर्क करता है। तो मैंने पीछे वाले सस्पेंशन के बारे में बताया। और बात अब बात है आगे वाले सस्पेंशन की। ये कंपनी थोड़ा बड़ा दे सकती थी यूएसडी फोक्स, लेकिन ये है नॉर्मल, तो ये उतना अच्छा वर्क करता नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी जो ये है ऑयल सील वगैरह कभी लीक हुई नहीं, लेकिन फिर भी मैंने पिछले सर्विसिंग में इसको चेंज करवाया है, उसका ऑयल वगैरह उसकी सर्विसिंग करवा दी है, उसमें कुछ दिक्कत आई नहीं है। ये अच्छा वर्क करता है ये सस्पेंशन भी। लेकिन यूएसडी स्पोक्स होते तो बात कुछ अलग होती, कुछ टॉप नॉच हमें मिल जाता। ये कंपनी ने थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वो एक बात हो गई अभी सस्पेंशन के बारे में। अब बात करते हैं ब्रेकिंग में उन्होंने दी है, पता नहीं इसके ऊपर नाम वगैरह कुछ लिखा नहीं है। और ये जो है नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम है इसका। अगर बाई ब्रेक के आपको अगर मिलते तो बात ये कुछ अलग थी, लेकिन हाँ, ये पता नहीं कौन से कंपनी का है, लेकिन नॉर्मल है, शायद बजाज का ही है। लेकिन इसकी भी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है दोस्तों, कंपनी का है। अगर हमें इसमें अगर बाई ब्रेक के ब्रेकिंग पैड्स ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता तो बात कुछ अलग ही होती दोस्तों। लेकिन ये नॉर्मल है तो है, कॉस्ट कटिंग कंपनी ने की है और उस हिसाब से हमें वो परफॉर्मेंस मिल भी रहा है उस रेट में, उस रेंज में, तो अच्छा है। और अब मैं बात करने वाला हूँ हैंडल के बारे में। ये जो हैंडल है वो स्पोर्ट्स वाली गाड़ियों में आता है। और ये ग्रिप देख रहे हो आप, ग्रिप कितनी अच्छी मिलती है इसके ऊपर। तो हैंडल्स तो बहुत अच्छे हैं। और लेकिन मुझे हैंडल्स के बारे में एक अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस देख सकते हो आप कितना है, ज़्यादा है नहीं। इतने टर्निंग रेडियस में आपको प्रॉब्लम्स होती है जब आप खड़ी खड़ी गाड़ी को टर्न करवाते हो, तब प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके टर्निंग रेडियस के बारे में, तो ये मुझे आज भी पसंद नहीं है और पहले भी पसंद नहीं था, क्योंकि उतना रेडियस अच्छा है नहीं उसका। तो इस हैंडल का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि आपको इसमें टर्निंग रेडियस जो है वो बहुत कम मिलता है। और उस वक्त इस गाड़ी में मिलता था हेलोजन बल्ब। अभी मैंने इसमें लगाया है, अभी इसमें मैंने लगाया एलईडी बल्ब, जो कि अराउंड 60 वाट का बल्ब है। लेकिन पहले इसमें हेलोजन बल्ब मिलता था। और ये जो आप साइड लाइट्स वगैरह देख रहे हो, ये सब स्टॉक साइड लाइट्स है। आगे वाली वही है, लेकिन पीछे वाली मैंने साइड लाइट्स वगैरह सब चेंज कर दी है। मतलब दोनों के दोनों मैंने दूसरी लगवाई है, जो कि अच्छी क्वालिटी की है। लेकिन हाँ, स्टॉक जो साइड लाइट्स वगैरह आती है वो बहुत बढ़िया है, उनका वर्क जो है वो बहुत अच्छा है। और 5 सालों के बाद भी वो वैसी के वैसी है। जो पीछे वाली मैंने निकाल दी है वो अभी भी चलती है, लेकिन पीछे से जो अच्छा लुक आता है ना, उसके वजह से मैंने वो लगाया है। और आगे का जो वाइज़र है वो मैंने नया लगवाया है। वो एक बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग इसके स्पीडोमीटर के बारे में। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ इसका स्पीडोमीटर कैसा दिखता है। इसका स्पीडोमीटर आप देखो कितना प्यारा है। और ये भाई बजाज का वो स्पीडोमीटर है जिसके ऊपर बजाज ने पूरा मतलब अपना जान झोंक दी थी। और ये डिजिटल प्लस एनालॉग है, इसका आप देख सकते हो। एक सेकंड में दिखा दो आप, ये देखो, भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ भाई इसका आप लुक देखो। ये खराब हो गया है, उसको आप छोड़ दो, लेकिन भाई ये बहुत क्लियर है और इसके ऊपर आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो वो बात हो गई 160 का मीटर कंसोल।
तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती है। देखो, बैटरी इंडिकेटर है, ऑयल इंडिकेटर है और न्यूट्रल का एक साइन मिला है। और ये रहा उसका आरपीएम लिमिटर, एबीएस का सेंसर का जो ये है लाइट वो, और स्पीड वगैरह यहाँ पे दिखाई देती है। और यहाँ पे उसका स्टैंड का नोटिफिकेशन आता है। अगर आपने स्टैंड वगैरह लगाया है तो ब्लूटूथ इसमें कनेक्शन है, स्टैंड को ब्लूटूथ कनेक्शन मिलता है। दोस्तों, जब मैंने गाड़ी खरीदी थी ना तो मुझे एक मेजर प्रॉब्लम मिला था इस गाड़ी में, जो कि है मेन स्टैंड का। ये अभी मैंने रिप्लेस करवाया, मतलब उसी वक्त मैंने रिप्लेस करवाया था। मैंने बाइक खरीदी और 1 महीने में मैंने देखा कि हाँ यार थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मैं मेन स्टैंड पे गाड़ी लगाता था ना तो अभी जितनी बैंड है ना गाड़ी इस तरफ टिल्ट है ना, तो उतनी गाड़ी टिल्ट होती थी मेन स्टैंड में, जबकि गाड़ी स्ट्रेट खड़ी होनी चाहिए। तो वो जो एक प्रॉब्लम था वो मैंने कंपनी को बता दिया, सर्विस सेंटर में उन्होंने मेरे को बुलाया और उस हिसाब से उन्होंने मुझे मेन स्टैंड जो है ये वाला स्टैंड उन्होंने मुझे दूसरा लगवा के दिया। तो वो भी प्रॉब्लम मुझे सॉर्ट हो गई। स्टार्ट में मुझे बस यही एक प्रॉब्लम मिला, आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी गाड़ी में। एबीएस, टायर्स, माइलेज सब टॉप नॉच था, सब ओके था। मिरर्स के बारे में मैं बात करूँ तो ये है, मैंने चेंज करवाए हैं। जो स्टॉक आते हैं वो यहाँ पे आते हैं, ऐसे करके यहाँ पर ऊपर आते हैं, क्योंकि मुझे उसका लुक पर्सनली पसंद नहीं है। मे भी दूसरे लोगों को वो पसंद आएगा, लेकिन मुझे उतना पर्सनली पसंद नहीं आया। तो उसको मैंने निकाल दिया और उसके जगह पे मैंने लगा दिया ये मिरर्स। और ये मिरर्स यार बहुत अच्छे, देखने के लिए भी अच्छे। और हाँ, ये मिरर्स के बारे में एक बताऊं, ये लीगल है। आप इसके अगर आप ये लगाते हो तो आपको चलन वगैरह वो सब दिक्कतें नहीं मिलेंगी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। तो ये एक अच्छा अपग्रेड है गाड़ी के लिए। अगर हम लोग रियर लुक के बारे में बात करें दोस्तों, तो फिर ये कुछ लुक ऐसा आता है इस गाड़ी में, जो कि बहुत अच्छा लुक है। और एग्जॉस्ट के साथ और बिना मडगार्ड के ये लुक बहुत तगड़ा आता है। तो इस लुक के बारे में आप क्या कहते हो, ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी सब गाड़ियों से कंपेयर करके बहुत तगड़ा आता है। और जिसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है, ये आप देख सकते हो पीछे से, ये जो पट्टी है यहाँ पे, ये वाली वो मैंने बनवा दी है एल शेप की, जो कि स्टॉक जो आता है वो बाहर की तरफ आता है, जो कि उतना अच्छा दिखता नहीं है। तो ये एक मैंने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है इसमें। और एक बात, जब मैंने ये गाड़ी परचेज की थी तब मुझे ये सिंगल चैनल एबीएस की मिलती थी, यही उसका टॉप वेरिएंट था। डुअल चैनल इसमें नहीं आता था। तो सिंगल चैनल एबीएस भी इसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। ये बात अलग है कि अभी ये बंद पड़ा है, और बंद जब से पड़ा है तब से दिक्कत बहुत होती है। इसका एबीएस बहुत स्मूथ वर्क करता है, जब चाहिए तब ये एक्टिव हो जाता है। ये एकदम लल्लन टाप की तरह वर्क करता है। पता है आपको दोस्तों, एक चीज़ बताना भूल गया है कि इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ, जो कि डिपेंड है गाड़ी के ऊपर। एक इंसिडेंट था जब मैं मतलब ओवर स्पीडिंग कर रहा था, उस वक्त इस गाड़ी की हैंडलिंग बढ़िया थी यार, एकदम बढ़िया थी। क्योंकि ओवर स्पीडिंग कर दौरान 115 के स्पीड पे था मैं, और अचानक गाड़ी मतलब कुछ सामने आ गया। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि यार मैं अब गिरने वाला हूँ। लेकिन उस वक्त गाड़ी के एबीएस ने गाड़ी की हैंडलिंग, और मे भी आप क्या भी कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन उस वक्त गाड़ी ऐसी वॉबल वगैरह कुछ हो गई नहीं हुई थी। मैं कंफ्यूज हो गया था उस वक्त, और उस वक्त गाड़ी एकदम स्ट्रेट थी। मैंने उसको कंट्रोल कर दिया, एबीएस की वजह से हम लोग बच गए। नहीं तो उस दिन यार मैं बहुत गंदे तरीके से गिरने वाला था, पता नहीं कौन सी हड्डी टूटने वाली थी, लेकिन मैं हाँ बच गया एबीएस की वजह से और इसकी हैंडलिंग की वजह से। बस यही कहना चाहता हूँ कि इसका जो एबीएस है वो अच्छा है, जो कि फिलहाल अभी चल नहीं रहा है, उसको मैं रिपेयर करने वाला हूँ। लेकिन उसकी थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए मैंने अब तक उसे रिपेयर नहीं किया। अराउंड 9,000 के आसपास उसका एबीएस यूनिट आने वाला है, तो उसकी वजह से मैंने वो अभी रिपेयर नहीं किया है। तो ये कुछ रिव्यू था अपने NS 160 के बारे में, BS4 5 साल और 80,000 किलोमीटर के बाद। तो दोस्तों बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मुझे सजेस्ट करना कि अगला वीडियो मुझे किस टॉपिक पे निकालना चाहिए। और गाड़ी के बारे में मुझे बता देना कि गाड़ी में भी मैं और क्या अपग्रेड कर सकता हूँ। मैं अभी प्लान कर रहा हूँ इसमें अंडर वैली अपग्रेड करने का। नीचे जो अंडर वैली रहता है दोस्तों, वो उसमें 390 का अंडर वैली डलवाना सोच रहा हूँ। वो भी एक अपग्रेड आएगा, उसका भी एक वीडियो आएगा, वो भी आप देख लेना। तो बस यही था इस वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।